हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटेस्ट इन 85 में। दोस्तों, सबसे पहले तो सबको जय सिया राम। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मेरे चैनल का जो नाम है, आज है, सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। आज है डेट 18/9/25। मेरे चैनल का जो नाम है वो है बीपीएससी विद स्वीटी सिंह। बीपीएससी विद स्वीटी सिंह और 85। दोस्तों, चूंकि हमने पीटी का क्लास शुरू किया था और चूंकि मेरी बहुत अस्वस्थता की स्थिति हो गई, इसीलिए बीच में क्लासेज रोकनी पड़ी। और चूंकि हमने बहुत नज़दीक से पीटी क्लास शुरू किया था, इसीलिए वो क्लासेज जो है वो पूरी नहीं हो पाई। अब हम आगे जब हम बढ़ते हैं, अब मेंस की क्लास में ये गलती दोहराएंगे नहीं। मेंस की क्लास हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पीटी को लेकर टेंशन में है, क्योंकि पीटी का क्वेश्चन इस लेवल का था ही कि आपको टेंशन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी लेवल का नहीं था, वो मॉडरेट टू टफ था। और चूंकि ये पीसीएस का पेपर है, तो हम लोग हमेशा बहुत बार जो है वो आसान पेपर का ये लेके चले जाते हैं। तो अभी पीएससी जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल को मैच कर रहा है, तो हमारी तैयारी भी जो है अब उसी लेवल की होनी चाहिए। तो हम अभी पहले तो हम मेंस की क्लास लेंगे और उसके बाद हमारी जो है वो रात में एनसीईआरटी की जो क्लास आएगी हिस्ट्री की, वो हम आज से ही 72वीं के लिए शुरू कर रहे हैं। जितने भी लोग 72वीं एग्जाम देने वाले हैं, अभी जितने भी लोग एडीओ का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए जो जनरल स्टडी में हिस्ट्री आती है उसकी तैयारी हम लोग जो है आज से ही करेंगे। बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। एडीओ में भी 4 महीना बचा हुआ है, तो उसकी तैयारी भी हम करेंगे। आज जो हमने मेंस, चूंकि अब मेंस हमारा, अगर पीटी आता है 1 से 2 महीने पीटी आएगा, तो फिर 2 महीने बाद उसके मेंस होगा, तो 3-4 महीने का हमारा जो है, ये 3 से 4 महीने का जो है हमारा प्रोग्राम है मेंस का, मेंस बीपीएससी। और ये हम लोग 71st मेंस की क्लासेस कंडक्ट कराएंगे और ये सबके लिए फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पीडीएफ मैं कोशिश करूंगी देने की, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। हम लोग हर वो करेंट अफेयर के टॉपिक को डील करेंगे जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री बता दिया जाता है, और लेकिन बाकी सारे जो भी चैप्टर आते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर साइंस एंड टेक हो गया, वो या फिर करेंट अफेयर ले लीजिए, आईआर ले लीजिए, वो सारे टॉपिक आपको सीए से, करंट अफेयर से ही होते हैं। एक साल के अंदर जितनी भी चीजें घटित होती हैं उसमें से ही बीपीएससी क्वेश्चन रेज करता है। और यही हम गलती करते हैं। हमको लगता है कि हम पॉलिटी अलग से पढ़ेंगे तो वहां से लिखाएंगे। नहीं, अगर आप कोई भी चीजें लिखने जा रहे हो, अगर आप सीधे किताबी चीजें वहां पे डिट्टो उतार देते हो, तो फिर उससे दिक्कत नहीं होता। आपको जो है सभी क्वेश्चन में करेंट से ही, सीए से ही जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछ दिया। तो आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए सबसे जो मजबूत सेक्शन करना होगा बीपीएससी मेंस के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी सेक्शन क्या है? वो है आपका करेंट अफेयर। आप देखिए, आप अगर यहां से करंट अफेयर कर लेते हैं 1 साल का बहुत ही डिटेलिंग में, तो नो नीड टू रीड कोई भी स्टैटिक, एक हिस्ट्री को छोड़ के बाकी कोई भी स्टैटिक पार्ट को आपको छूना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी के अराउंड में घूमते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से पूछा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कि भाषाई आधार पे आप क्या समझते हैं, भाषाई अस्मिता का प्रश्न पूछा। अब ये भाषाई अस्मिता का जो प्रश्न पूछा है 17वीं बीपीएससी में, भाषाई अस्मिता, अब ये प्रश्न जितने लोगों ने देखा, बहुत लोगों को ये प्रश्न नया लगा, लेकिन ये प्रश्न नया बिल्कुल नहीं था। ये प्रश्न सीधे सीधे करंट अफेयर से था। और ये करंट अफेयर क्या था कि जो महाराष्ट्र में, जो साउथ इंडिया में जो भाषा को लेकर विवाद हो रहा था, ये क्वेश्चन उसी में पूछा था, जो भाषाई विवाद चल रहा है हमारे यहाँ उसी पर। तो अगर अब इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग, हमारा प्रयास यही है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढने जाओगे, तो अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार मेंस देने, आप अगर मेंस देने जा रहे हो, क्योंकि अब देखो पीटी के रिजल्ट आने के बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करने जाओगे, अगर आप फ्रेशर हो तो ये पॉसिबल चीजें नहीं है। और इस बार
अगर गर्ल्स का 75 प्लस आ रहा है तो वो सेफ है, आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। बॉयज का 80 प्लस आ रहा है तो वो भी एक सेफ जोन में है। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है 70, बॉयज जो है बॉयज 80 प्लस, अब मैं कैटेगरी वाइज उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, और गर्ल्स 75 प्लस, तो ये लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और इनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देनी चाहिए मेंस की। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेंस का जो सेक्शन होगा उसमें हम वीवीआईपी करेंट अफेयर को कवर करेंगे, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो। हम लोग सारे करंट अफेयर को देखेंगे और इसी कड़ी में जो है हमारा मेंस क्लास रोज रात में आएगा। रोज सुबह में हमारी मेंस क्लास आएगी सुबह में 9 बजे, और रात में 9 बजे हम लोग जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, या फिर हम लोग हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, या फिर जो एईडीओ एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जो भी लोगों ने बिहार एसएससी को भरा है उसके लिए हम देखेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। और आज हमने जो पहला टॉपिक लिया है, जो कि पीएससी जो है संगठन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो हमने आज जो पहला क्वेश्चन लिया है वो संगठन का ही क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल बीपीएससी वीटीसी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और एक चीज की गारंटी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेंस क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ऐसा यूट्यूब पे जनरली होता नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मेंस की क्लास प्रोवाइड नहीं कराता है। बट मैंने सोचा कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस लायक नहीं है कि इस चीज को बियर कर सके, तो उनके लिए मैं जो है एक बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स लाऊंगी आपको। एक क्वेश्चन हम लोग पहले रोज करेंगे, हमारे पास अभी समय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज एससीओ समिट पे। आज का हमारा टॉपिक है एससीओ समिट 2025। ये हिंदी में क्लासेस आएंगी, आप इसको मैं बोलूंगी, आप अब समझ लेना, समझ के भी आप लिख सकते हो इंग्लिश में, जो भी लोग इंग्लिश में रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा समिट था। तो ये है 25वां समिट, 25वां एससीओ समिट है। जितने भी लोग 72वीं देने जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये पॉइंट जो है 25वां एससीओ समिट जो है, सबसे पहले ये हुआ कहाँ है, तो इसका हम स्थान देखेंगे। स्थान तो ये तियानजिन शहर चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तियानजिन शहर चीन में हुआ है। और इसमें भारत से भाग लिया है किसने? भारतीय प्रतिनिधि, मैं यहाँ पे छोटा लिख रही हूँ, भारतीय प्रतिनिधि है हमारे पीएम मोदी। पीएम मोदी जी जो है 2 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे और तियानजिन शहर में इन्होंने जो है वो आपको भारतीय ये जो है 25वें एससीओ समिट में भाग लिया। अब यहाँ पे भाग तो लिया, लेकिन अब सबसे पहले हम देखते हैं, जिसको भी नहीं पता है एससीओ क्या है, एससीओ का गठन कब हुआ, तो वो हम पहले देख लेते हैं। एससीओ क्या है, एससीओ का उद्देश्य क्या है, एससीओ क्या करता है, एससीओ क्यों है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ का पहले आज का टॉपिक लिख लेते हैं 21st एससीओ। अब देखिए हम यहाँ पे एक चार्ट से समझेंगे एससीओ। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इस स्थापना, तो ये हम चेन में देखेंगे, ये 1995 का समय आता है। और 1995 में ये शंघाई एससीओ का स्थापना जो है वो शंघाई 5 के रूप में होता है। तो इस समय क्या होता है? शंघाई 5। इस समय इसमें 5 देश शामिल होते हैं, जिसमें कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। अब इसमें कौन रहता है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये पांचों देश जो है वो एक इसमें से जो है तजाकिस्तान जो है 1996 में शामिल हुआ। तो शंघाई 5 के रूप में 1995 में इसकी स्थापना होती है। अब आता है 2001, जून 2001।
तो इस समय जो है चूंकि जो पश्चिमी जगत था, जैसे कि वो अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गए, जो है नॉर्डिक कंट्री हो गए, तो उन लोगों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा हो गया था। उन लोगों का विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया था। तो इस क्षेत्र में, यूरेशिया के क्षेत्र में, यूरेशिया मतलब ये यूरोप है और एशिया है, जैसे कि रूस के साथ मिलकर, इसमें एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके और जरूरतों को ध्यान रखने वाला, इस क्षेत्र में जो है वो सामाजिक, सामरिक और ये आर्थिक जो है सौहार्द स्थापित करने वाला कोई संगठन नहीं बचा था, कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं था जिससे ये लोग जो है आपस में जो है, ये देश जो है आपस में अपने संबंधों को सुधार सकें, आपस में अपने संबंधों को ऊंचाई पर ले जा सके। तो इसीलिए इसी संगठन को 2001 में एक नया नाम दिया गया, संघाई यानी एससीओ। 2001 में एससीओ बनाइए, और एससीओ बना तो उसके बाद अब इसमें कितने सदस्य हो गए हैं, तो इसमें अब कुल सदस्य अब हो गए हैं 27। अब ये 27 कुल सदस्य का मतलब टोटल जोड़ जाड़ के, लेकिन इसमें मूल रूप से प्रमुख सदस्य कौन है, इसमें सदस्य हैं 10 और वार्ता साझेदार यानी साझेदार जो देश हैं वो हैं 17। तो अब पहले ये शुरू हुआ था 5 के साथ, अब इसमें कितने सदस्य देश हैं, अब इसमें 10 सदस्य देश हैं। अब सबसे नया सदस्य देश इस बार के समिट में जुड़ा है, तो वो कौन सा देश जो है वो जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपको लाओस बना है नया देश। याद रखना ये पीटी फैक्ट है, लाओस नया देश, एससीओ का नया देश बना है लाओस। तो अब टोटल कितने देश हो गए हैं, ये सारे देश थे। अब इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान ऐड हो गए, कब, 2017 में। भारत प्लस पाकिस्तान 2010। इसके पिछले वाला जो समिट हुआ, मैं पहले इसको बेटा इधर वाला क्लियर है, जितने लोगों को नहीं क्लियर है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। अब इसमें जो नए सदस्य बने, तो आपको 5 सदस्य के बारे में पता था। नेक्स्ट जो 5 सदस्य हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, पिछले बार के समिट में बना है बेलारूस, ईरान और है एक उज्बेकिस्तान। तो ये अब भारत पाकिस्तान कब, तो 2017 में। तो ये अब नए सदस्य बने, इस तरह से सदस्य संख्या 10 हो गई है। और यहाँ पे वार्ता साझेदार इसमें से 17 है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। एससीओ रहने देते हैं। ये क्लासेस मेरी सुबह में 9 बजे आएगी और रात को आएगी क्लास जो है 72 बीपीएससी के लिए और AEDU के लिए। आप देखिए इसका जो है एम क्या है, या फिर देख लीजिए इसका उद्देश्य। क्षेत्रीय संपर्कता, सुलभता बढ़ाना, एक दूसरा आतंकवाद एवं सीमा सुरक्षा, सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक सहयोग। ठीक है, यूरेशिया क्षेत्र में, किसमें, यूरेशिया क्षेत्र में। यूरेशिया क्षेत्र में एससीओ क्या कर रहा है, पश्चिम का मुकाबला करना, पश्चिम का मुकाबला करना, बहुध्रुवीय विश्व बनाना, ठीक है।
तो एशियो क्या करना चाहता है, एशियो यूरेशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय संप्रभुता बनाना चाहता है, सुलभता बनाना चाहता है। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है, मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया को विकसित करना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। देखिए मध्य एशिया जो भी क्षेत्र है उसमें जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो ईरान, ये सब जो मध्य एशिया में आते हैं उनके साथ संपर्कता, सुलभता बढ़ाना। इसके अलावा किसी भी तरीके के जो आतंकवाद है इस क्षेत्र में उससे निपटना। इसके अलावा सीमा सुरक्षा जो है, जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देना। ग्लोबल साउथ आप जानते हैं कि ये जो है दक्षिण अमेरिकी देश भी है इसमें शामिल, और जो अफ्रीकी देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ के, और जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका आवाज बन रहा है भारत। और साथ ही साथ ये संगठन जो SCO है वो भी ग्लोबल साउथ को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, मतलब ये पश्चिम जगत के बिना जो है अपने अंदर जो है अपने में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग विकसित करना, पश्चिम का मुकाबला करना, यानी कि जो पश्चिमी देश जो हैं वो खुद को जिस स्वयं संप्रभु समझ रहे हैं उनका मुकाबला करना। बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना, मतलब एक तरफ जो अभी तक पश्चिमी राष्ट्रों को जो है वो मिला हुआ है, एक तरफा ग्रांट मिला हुआ है बहुत सारी चीजों में जैसे संस्थाओं में, उसका विरोध करना और एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना। और इसका और एक लक्ष्य है अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार करना, संस्था में सुधार। ठीक है, जैसे UN हो गया, UN में 5 ही कंट्री को एक्सेस मिला हुआ है अभी तक भारत जैसे इतने बड़े जो दुनिया के आर्थिक लोकतंत्र को मिला नहीं है, अफ्रीकन कंट्री से एक भी वहां पे नहीं है। तो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संस्था में सुधार की भी वकालत करता है कौन सा संस्थान, SCO। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। अब हमने ये तो देख लिया ये कर क्या रहा है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इस संगठन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बुरा जो इस संगठन में है, सबसे जो चिंताजनक स्थिति है वो पहला है कमियां। इस संगठन में क्या क्या कमी है, तो सबसे पहला कमी है चीनी प्रभुत्व। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम है इस संस्था में वो है चीनी प्रभुत्व। देखिए इसको समझ लेना है, अगर आप समझ लेंगे तो ये चीजें आराम से लिखा जाएंगी। तो चीनी प्रभुत्व है, चीन इसमें सुप्रीम संस्था को मानता है, और इस कारण जो है सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता है, भारत को समस्या। क्योंकि बाकी सारे देश तो चीन के प्रभुत्व को मान लेते हैं, लेकिन भारत का तो कट्टर दुश्मन है चीन, इसीलिए भारत चीन के नीतियों के साथ सहज नहीं होता है। चीन अपनी स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति, चीन की जो है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नीति, दूसरा BRI प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन, तो ये जो कुछ नीतियां हैं जिससे भारत को बहुत परेशानी है, और कुछ बाकी जो देश है उनको भी परेशानी है कि चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति सारे राज्य जो भारत के अगल बगल के क्षेत्र हैं, जैसे मलेशिया है, मालदीव है, जैसे और जो बांग्लादेश है, जो भी छोटे छोटे देश है, श्रीलंका है, उनको चीन क्या कर रहा है, बड़ी भारी जो है कर्ज दे रहा है, उनको कर्ज के जाल में फंसा रहा है, और इस तरीके से उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। तो इसी को स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की नीति कहते हैं, जिसको भारत अपने संप्रभुता के लिए क्या मान रहा है, खतरा मान रहा है। दूसरा बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन क्या कर रहा है,
जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ और जितने मध्य एशिया के देश हैं उनमें अपना जो है रोड प्रोजेक्ट का विस्तार कर रहा है। और ये BRI प्रोजेक्ट कहाँ से जाता है? POK से हो जाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, जिसको भारत अपना क्षेत्र मानता है और इसीलिए भारत को इस पर ऐतराज है, भारत अपने संप्रभुता के खिलाफ मानता है। ये 2 हो गया। तीसरा है पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन। चूंकि पिछला बार जो SCO समिट का जो विदेशी मंत्र जो प्रमुख थे उनका हुआ था जब सम्मेलन, तो उसमें चीन जो है पहलगाम हमले का निंदा करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके वजह से जो है वो सम्मेलन में कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ। तो इसीलिए ब्रिक्स का भी सम्मेलन इस बार जो है घोषणा पत्र के बिना समाप्त हो गया, क्योंकि चीन सहमति नहीं दिया चीन ने। तो ये पाकिस्तान का जो फैक्ट है, चीन क्या करता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन ने भारी मात्रा में पाकिस्तान को हथियार दिए थे, तो इसीलिए चीन क्या करता है, जब भी भारत, चूंकि देखिए ये संगठन आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद पर इस संगठन के घोषणा पत्र में ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। लेकिन जब बात पाकिस्तान के आतंकवाद की आती है तो चीन जो है जो पर्दा डालने लगता है, जिसकी वजह से भारत असहज हो जाता है। इस बार भी भारत के इतने जोर देने के बाद इसके घोषणा पत्र में जो है वो पहलगाम हमले की निंदा की गई है, तो ये भारत की जीत है। तो इसीलिए पाकिस्तान इसी का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर जो था, जिसको चीन ने UN में वीटो लगा के रोक लिया था, तो इस संस्था का इस्तेमाल कर भारत ने मसूद अजहर को आतंकी, वैश्विक आतंकी घोषित करवाया था। तो ये पाकिस्तान के समर्थन की नीति भी भारत को जो है वो असहज कर देती है चीन के प्रति। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि और क्या चीजें हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। वो चीनी प्रमुख आपने देख लिया, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसको पहले देखिए, आपको लिखना कैसे है, आप पहले देख सकते हैं चीनी प्रभुत्व 1 नंबर करके, और उसके नीचे जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखा, तो वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा आपसी वैमनस्यता, यानी मतलब अपने में जितने भी सदस्य देश हैं उनके अपने में ही मतभेद चल रहे हैं। जैसे सदस्यों में आपसी मतभेद। अब देखिए, अब जितने भी सदस्य हैं उनमें बहुत लोगों को अपने में पड़ता नहीं, जैसे कि चीन भारत, उदाहरण चीन भारत, चीन रूस, ईरान बेलारूस, अलग अलग विचारधारा है देशों के, इसीलिए इनकी जो है एक में बनती नहीं है। तो जब ये लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने पड़े हैं और ये संगठन के रूप में साथ आते हैं, तो फिर उस संगठन की जो विश्वसनीयता होती है वो प्रभावित होती है। तो ये 2 हो गया। हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और तीसरा पॉइंट है हमारा पश्चिमी विरोधी एजेंडा। ये जो संगठन है पश्चिमी विरोधी एजेंडा, ठीक है। आप देखिए ये संगठन मुख्यतः पश्चिमी विरोधी है, ये पश्चिम का विरोध करता है, उसके अलावा एक अलग वैश्विक व्यवस्था बनाने की मांग करता है। तो इससे सबसे असहज स्थिति हो जाती है भारत के लिए। ये कमी मैंने भारत के सेंस में भी लिखी है, कमियां भारत के लिए समस्या क्यों, ये पॉइंट ऐसा भी है। क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रिक्स जो है, SCO जो है, उसमें भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये भारत के लिए चुनौतियों में भी है ये सब चीजें भी सेम होंगी। अब पश्चिमी विरोधी एजेंडा, अब चूंकि भारत को देखिए, भारत अभी यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, UK के साथ, और क्या कहते हैं फ्रांस के साथ, इन सब के साथ जो है FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड डील कर रहा है, किसी के साथ कर चुका है, कुछ लोग के साथ कर रहा है। भारत अमेरिका का संबंध बहुत अच्छे से है। अब ऐसी अवस्था में अगर एक तरफा पश्चिम का विरोध किया जाए तो इस पर जो है भारत की स्थिति असहज हो जाती है। भारत अमेरिका, भारत EU, आज ही डील हुआ है, आज ही EU ने कहा है कि हम इसमें भारत के साथ डील कर रहे हैं। तो भारत के इन देशों के साथ ही बहुत अच्छे संबंध है। भारत जो है वो इन सबके देशों के साथ संबंध रखता है, और भारत का नीति है गुट निरपेक्ष। चौथा पॉइंट है भारत की गुट निरपेक्ष नीति का
की नीति का असंतुलन, नीति का असंतुलन। अब देखिए, चूंकि भारत किसी भी गुट में नहीं शामिल होना चाहता, भारत ये नहीं चाहता कि हम पश्चिमी गुट में ही शामिल हो, लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता हम पश्चिमी विरोधी गुट में शामिल हो जाए। तो भारत गुट निरपेक्षता की नीति देख चलता है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो जाए, स्वतंत्र रूप से रहता है। इसका एक उदाहरण अभी देख लीजिए, मैं इसको भी इरेज करती हूँ। इसका उदाहरण एक अभी रूस और ये रूस भारत अमेरिका त्रिकोण में समझा जा सकता है कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कितनी भी धमकी दी, 50% टैरिफ लगा भी दिया, फिर भी भारत अपने गुट निरपेक्षता की नीति पर अड़ग रहा है और भारत ने जो है वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया अमेरिका के दबाव में। भारत किसी को भी जो है अपने ऊपर सुप्रीम नहीं मानता, तो ये नीति भी जो है हार्म हो रही है, एससीओ के कमी में आती है। नेक्स्ट हमारा 5वां टॉपिक है आतंकवाद पे, तो ये हो गया है आपको। इसके अलावा जो है और भारत जो है, भारत इसलिए बसाहस है क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है, भारत क्वाड का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। भारत जो है इसके अलावा नाटो में भी सहयोगी के रूप में भाग लेता है, मतलब पार्टनर के रूप में जाता है, डायलॉग पार्टनर के रूप में, तो इसलिए भारत भी इसमें स्थिति असहज हो जाती है। इसके अलावा कमजोर सुरक्षा तंत्र, 5वां जो है कमजोर सुरक्षा तंत्र। तो ये सब आतंकवाद को लेकर हर साल ये अभ्यास आयोजन करता है, लेकिन मध्य एशिया में नशीले दवा का कारोबार बहुत ज्यादा है, आतंकवाद बहुत ज्यादा है। जैसे हाउती विद्रोही हैं, हमास है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, यमन के विद्रोही जो हाउती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान जो है सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो है को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर है, इसीलिए जो है ये संगठन फेल है। और हम एक चीज हमने छोड़ दिया था कि ये स्थापना, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस बार का जो समिट हुआ है, इस बार का 25वां समिट हुआ है, 25वां समिट में ऐसी क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या नया है 25वां समिट में। अब हम देखते हैं 25वां समिट, 25th एससीओ। अब तियानजिन शहर चीन में जो हुआ है, उसके बाद सबसे पहले एससीओ अभी जो है 23% जीडीपी एंड और 42% पॉपुलेशन। देखिए एससीओ के इंपॉर्टेंस में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंस अभी वही चीजें होगी जो मैंने ए में उद्देश्य में लिखवाया है, इंपॉर्टेंस अभी वही चीजें होंगी। तो यहाँ पे 23% जीडीपी है पूरे विश्व का और 42% पॉपुलेशन को कवर करता है, कौन, एससीओ कवर करता है। तो ये चीज हो गया। इस बार का जो एससीओ समिट हुआ है उसमें की फैक्टर देख लेते हैं, की फैक्टर। तो इस बार का जो एससीओ समिट का की फैक्टर रहा है, सबसे पहले उसमें ध्यान दिया गया है किस पे, सबसे पहले भारत की जीत हुई है, भारत के प्रयासों की जीत हुई है और भारतीय प्रयास से पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई है, भारत की जीत हुई है, भारत का प्रयास था ये। दूसरा, इसमें जो है वो आतंकवाद का विरोध किया गया है, आतंकवाद का विरोध, ये की फैक्टर है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी कि 2025 के समिट में क्या हुआ है, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी, की फैक्टर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड है लाओस जो है साझेदार देश बना है, लाओस क्या बना है, साझेदार देश बना है। ये 10 में नहीं, ये आपको 17 जो देश है साझेदार उसमें शामिल हुआ है लाओस। नेक्स्ट है वैश्विक शासन पहल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल की घोषणा की गई है। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
इसके बाद एक टॉपिक बचेगा कि भारत के लिए एससीओ क्या है। भारत के लिए समस्या आपने देख लिया है, वही फैक्टर लिखना है, और भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है वो हम इसको देख लेंगे पहले। तो एक वैश्विक शासन पहल की घोषणा की गई है की फैक्टर में वैश्विक शासन पहल, इसकी घोषणा की गई है। इसका मतलब है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। क्या है? इनिशिएटिव, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। इसकी घोषणा की गई है। इसके लिए क्या की गई है कि सभी देशों के बीच संप्रभुता, समानता, बहुपक्षवाद, न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए। ये है संप्रभुता, समानता, बहुपक्षवाद तथा न्याय संगत विश्व व्यवस्था बनाने हेतु। ठीक है, ये वैश्विक शासन पहल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछ सकता है। तो ये आपको वैश्विक शासन पहल एससीओ में घोषणा हुआ है इस बार, और ये संप्रभुता, समानता, बहुपक्षवाद तथा न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाने हेतु एससीओ की एक पहल है। नेक्स्ट है ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत के ये जो है ये किसके, ये भारत की ही, भारत का मंत्र है। भारत ने जो मंत्र दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का मंत्र है वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया था G20 के समय, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसी को अपनाते हुए इसमें दिया गया है वैश्विक शासन पहल। तो आपको याद रखना है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इसमें इतनी ही चीज है। इसके अलावा इसमें जो है नाजीवाद, नस्लवाद का विरोध किया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। भारत का स्टैंड देख लेते हैं हम इसमें, स्टैंड ऑफ इंडिया। एससीओ में इंडिया भी तो गया था, तो इंडिया का भी तो स्टैंड होगा। इंडिया के लिए क्या चुनौतियां हैं मैंने बता दिया है, जिसको भी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो उसमें से लिख लेगा भारत की चुनौतियां क्या क्या है। तो इस बार का एससीओ और भारत, अब भारत क्यों बेटे, भारत ने एक लाइन बोला है कि संप्रभुता को नजरअंदाज करने वाले संपर्क तंत्र जो है वो स्वीकार नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बात कहा है कि संप्रभुता को नजरअंदाज करने वाले संपर्क तंत्र स्वीकार नहीं है। ठीक है, कह रहा है भारत ने कहा है जब भारत के भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी संपर्क तंत्र यानी जो एससीओ है जिसमें कि चीन है और वो बार बार भारत के संप्रभुता यानी बीआरआई को बढ़ाकर या फिर स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल की नीति को बढ़ाकर बार बार भारत के खिलाफ जो अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत ने उसको कोट करते हुए कहा है कि संप्रभुता को नजरअंदाज करने वाले संपर्क तंत्र स्वीकार नहीं है। भारत, अब इसके अलावा भारत का क्या योगदान रहा है, आतंकवाद पर घेरा है। भारत ने आतंकवाद को लेकर जो है आतंकवाद पर भारत ने आवाज उठाई है और ये इसीलिए पहलगाम की निंदा की गई है, पहलगाम की निंदा हुई है, ये भारत की जीत है। सेकंड, वो आपने वहां पे हमने पढ़ा है
कि भारत का जो मंत्र था, भारतीय मंत्र जो हमने दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो उसकी जीत हुई है, शामिल किया गया, शामिल, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है आपको भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया, ये भारत ने ये दो चीजें की हैं। और हम आगे चलते हैं कि भारत के लिए ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, SCO, और कमी तो आपने पढ़ ही लिया है। और भारत के लिए ही नहीं, सबके लिए इस संस्था की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप देखिए, भारत के लिए SCO का महत्व, ठीक है। तो पहला है मध्य एशिया तक पहुंच। देखिए, SCO में मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब जो देश है, रूस है, ईरान है, तो उस तक भारत को पहुंचने, भारत अभी तक वो पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है, उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस तक पहुंचने का, मध्य एशिया तक पहुंचने का, मैं पूरी चीजों को लिख नहीं रही हूँ, आप सुन के भी इस चीज को नोट डाउन करेंगे। तो मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने का जो बहुत सबसे आसान जरिया है वो SCO है, और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्षेत्र तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। एक तो ये क्षेत्र के भंडार, अगर इनसे भारत का जो है वो अगर सहयोग हो जाता है, भारत का संबंध स्थापित हो जाता है, तो भारत सस्ते दरों पर तेल ले सकता है, और इसके अलावा भारत सस्ते दरों पर प्राकृतिक गैस जो है वो ले सकता है, जो क्योंकि भारत 85% ज्यादा तेल और गैस का आयात करता है। नेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने जो है कृषि पदार्थों, अपने उत्पादों हेतु बाजार। आप देखिए, भारत के जो भी कृषि उत्पाद हैं जिनकी मांग इन देशों में है, तो अगर भारत इस SCO में शामिल होता है तो इससे इसको एक आसान एक्सेस मिलता है, ताकि अपने उत्पादों को जो है वो मध्य एशिया के सहारे, मध्य एशिया से होते हुए ट्रांसपोर्ट विकसित करे और यूरोप के बाजारों तक पहुंचे। ये सबसे आसान रास्ता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, उदाहरण देख लीजिए, हम एक विकसित कर रहे हैं चाबहार। पहले इसको हम नेक्स्ट पॉइंट ही देख लेते हैं। यूरोप तक व्यापार मार्ग की सुविधा, ठीक है। आप देखिए, अब जब हम मध्य एशिया के देशों से अपना संपर्क स्थापित करेंगे, तो हम जो है ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, उसके बाद जो है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान होते हुए रूस तक अपनी पहुंच बनाएंगे व्यापार की, और उससे आगे हम यूरोप के बाजार में सीधे सीधे एंटर कर सकते हैं। तो इसी के लिए भारत जो है वो क्या कर रहा है? चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है, चाबहार पोर्ट, ताकि अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते होकर वो कहाँ जा सके? मध्य एशिया से यूरोप जा सके, ताकि यहाँ हमारे सामान जो है, हमारे सामानों को एक बाजार मिल सके। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है। ये इसमें चाबहार पोर्ट हो गया। इसके अलावा जो है एक और चीजें जो है सब, ये आर्थिक अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा विकसित हो रहा है। क्या? अंतरराष्ट्रीय उत्तर पश्चिम गलियारा, INSTC। देखिए, INSTC के द्वारा भारत क्या कर सकता है कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है वो वहां पे जो है अपनी पहचान बना सकता है और सीधे यूरोप तक जा सकता है। मतलब भारत को जो है तेल गैस से लेकर व्यापार तक का फायदा है, इसीलिए SCO भारत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि और क्यों इंपॉर्टेंट है SCO भारत के लिए। अब यहाँ पे तो पॉइंट आपको पता ही था ना, इसलिए मैंने इसको बता दिया। मैं एक गारंटी देती हूँ आपको, ये क्लास अगर आपने SCO की देख ली तो SCO में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजिली उसको डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे पॉइंट्स एकदम वैलिड हैं, वेरीफाइड हैं, डेटा के साथ है।
तो इसीलिए आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से लिख पाओगे। आपको अब देखना है कि पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा बस वही देना है। सेकेंड है भारत के लिए। भारत के लिए जो है वो आपको वैश्विक संस्था में दूसरा क्या है, दूसरा और सबके लिए सेम ही है, आतंकवाद। आतंकवाद का मुकाबला करने में जैसे पाकिस्तान, उदाहरण पाकिस्तान को घेरने में पाकिस्तान को घेरने में, घेरा ना भारत ने यहाँ पे, अभी पहलगाम की निंदा करवाई, इसके अलावा जो है मसूद अजहर को जो है वो आतंकवादी घोषित करवाया, तो पाकिस्तान को घेरने में, ये आतंकवाद का मुकाबला करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, अब आप कहेंगे सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? भारत पूरे विश्व में सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? भारत जो है मानवीय सहायता करता है देशों की। भारत जो है शैक्षणिक रूप से जो देशों को बढ़ावा देने में मदद करता है, जैसे कि मध्य एशिया के देशों को मानिए पढ़ने के लिए अपने यहाँ बुलाएगा, ट्रेनिंग देगा उनको, या फिर उनके यहाँ जो है जो यूएन के जो शांति रक्षक सेना है उसमें सबसे ज्यादा भारत सैनिक भेजता है। भारत जो है सांस्कृतिक उसे योग है, फिल्म है, इनके माध्यम से जो है वो पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालता है। तो या फिर जहाँ भी कभी भूकंप आता है, महामारी आती है, सबसे पहले भारत में सहायता रहता है। तो ये सब अच्छे जो काम है वो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। इसीलिए जो देश जो है वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। बौद्धिक ज्ञान है, बुद्ध की जो संपदा है उससे जो है थाईलैंड है, वियतनाम है, उसके देश हमारे यहाँ आकर्षित होते हैं। तो भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी है ये सब। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रसार करने में खेल, सिनेमा, शिक्षा, मनोरंजन, इन सब के द्वारा जो है जो डिप्लोमेसी होती है उसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। भारत सबसे आगे है। 4, वैश्विक संस्था में सुधार हेतु क्योंकि भारत बहुत दिन से यूएन में अपनी भागीदारी का दावा कर रहा है, तो ये संस्था जो है इसी पर कार्य करती है, वैश्विक संस्था में सुधार हेतु। तो भारत को इस संस्था के द्वारा क्या हो रहा है, एक मजबूत आवाज मिल रहा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने में, चीनी प्रभुत्व को संतुलित करने में। भारत इसमें आकर जो है जो चीन पाकिस्तान को तो सपोर्ट कर रहा है, या फिर चीन जो है भारत को बार बार जगह जगह नुकसान पहुंचा रहा है, सीमा को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसमें भारत यहाँ पे आके चीन के खिलाफ जो है आवाज उठा सकता है। और इसका एक हमें मिला भी उदाहरण देखने के लिए कि चीन को पाकिस्तान के खिलाफ जाना पड़ा। दूसरा ये हुआ कि हमारे जो देपचौक का जो मैदान था, देपचौक का मैदान जो था लद्दाख में, उस पर समझौता हो गया, उस पर से सेनाएं हट गई। तो ये एक भारत की कूटनीतिक जीत थी। तो ये सारे जो है भारत के लिए एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है, चुनौती आपने पहले पढ़ ली है, और यही पूछता ही है। क्वेश्चन क्या पूछता है, हम एक मॉडल क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि आपने जहां लिखा था कि 2025 का एससीओ समिट, उसमें एक चीज आप और ऐड कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छूट गया है। 2 चीजें जो छूट गई है वो लिख लेंगे। सबसे पहले एससीओ जो है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ हेडक्वार्टर एससीओ का कहाँ है? तो बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग, चीन। ठीक है, ये वाला ये फैक्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट है एक इसका आतंकवाद रोधी संरक्षण, इसने एक गठित किया है, एससीओ के द्वारा गठित आतंकवाद रोधी संरचना, इसका नाम है रैट्स। क्या कहते हैं? रैट्स। इसका भी जब आप लिखेंगे ना कि एससीओ के का उद्देश्य क्या है, तो एससीओ में हमने लिखा था ना कि आतंकवाद को रोकना, तो उसके लिए एससीओ ने एक संगठन का गठन किया है, वहीं पे आप मेंशन कर देंगे इसको।
आतंकवाद रोधी संरचना, और इसको कहते हैं रैट्स। और ये रैट्स का मुख्यालय कहाँ है? ताशकंद में। कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये उसको मेंशन कर देंगे वहां पे जहां भी आप आतंकवाद वाला पॉइंट लिखे हैं वहां पे। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक इस बार 25वें समिट में एक चीज कही गई है। 25वें समिट में एक पॉइंट हमारा छूट गया था 25वें समिट में कि एक समिट कि इस बार जो है आर्थिक बैंक की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? आर्थिक बैंक की स्थापना की जाएगी। एससीओ विकास बैंक, एक एससीओ का विकास बैंक होगा। इस बार 25वें समिट में कहा गया है कि एससीओ विकास बैंक की स्थापना की जाएगी। अभी तक जो है वो क्या संस्था स्थापित किया है? तो अभी तक रैट्स काम करता था, अब एससीओ का विकास बैंक भी काम करेगा। तो ये आपको इस बार के समिट वाला में लिख लेना है की फैक्टर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सारा देख लिए, अब आगे की राह क्या हो, अब उसके साथ हम कंक्लूड करते हैं इसको। देखिए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि और आगे की राह क्या हो सबके लिए, हम ये लिखेंगे कि भारत के लिए अब आगे की राह क्या हो। क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आप लिखते हैं तो लिखेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, तो पहले आगे की राह लिख लेते हैं, उसके बाद तो आगे की राह क्या हो, राह। ठीक है, तो भारत क्या करे? भारत क्या करे आगे की राह में? भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना चाहिए। सॉफ्ट डिप्लोमेसी बढ़ाए मध्य एशिया देशों हेतु संवाद तंत्र बनाए। संवाद तंत्र मतलब मध्य एशिया के देशों से भारत जो है लगातार वार्ता स्थापित करे, अपने संबंध को सुधारे। 3, स्टार्टअप पारंपरिक चिकित्सा पर बल दे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या कर सकता है? मध्य एशिया में भारत रूस चीन से संवाद, भारत रूस चीन संवाद जो कि 2021 से बंद है, बहाली। तो भारत रूस चीन जो 2021 से बंद है उस वार्ता को जो है बहाल करे। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। अब एक हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत की इस तरह से क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें। चलिए, आज जो अब हम जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ये एक मॉडल क्वेश्चन होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और आपका ये काम होगा कि आप इस क्वेश्चन को जो है घर पे लिखेंगे। ये होमवर्क है, HW होमवर्क। अब ये हमने होमवर्क तय किया आपके लिए, और ये होमवर्क क्या है और क्वेश्चन क्या पूछता है कि एससीओ की 25वीं सम्मेलन चीन में हुआ। इसके
प्रमुख आयामों पर चर्चा करते हुए भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण करें। ठीक है, आपको लिखना है, क्वेश्चन है आपका एससीओ के 25वें सम्मेलन चीन में हुआ, इसके प्रमुख आयामों पर चर्चा करते हुए भारत पर इसके प्रभावों का परीक्षण करें। तो ये आपका होमवर्क है और इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी जो कि G20 समिट पे होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से बीपीएससी विद स्वीडीसी को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मेंस की क्लासेस जो कि फ्री और बहुत ही कंसाइज वे में होगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना है चैनल से। इसको रिवीजन कीजिए, इसको अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। जय सीताराम, जय बिहार।